गुड मॉर्निंग बच्चों, सत्यम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम सेकेंड फिजिक्स का टॉपिक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स पर अपन चर्चा करेंगे। ऑप्टिक्स से संबंधित आपके 3 कंटेंट दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला जो कंटेंट है वो है रे ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स। इसके बाद जो दूसरा कंटेंट है वो आपके अगले चैप्टर में निर्धारित किया गया है, जिसको अपन तरंग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं, वेव ऑप्टिक्स। तीसरा इसका कंटेंट है वो अपने आप में प्रकाश की इवेंट भी है, घटना भी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13, तीनों अध्याय प्रकाश से संबंधित हैं। और भौतिक विज्ञान की इस शाखा में अपन प्रकाश से संबंधित घटनाएं, उन सब का विवरण यहाँ देखने वाले हैं। सबसे पहले अपन बात करें तो किरण प्रकाशिकी में प्रकाश की कुछ घटनाएं, जैसे प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, और चैप्टर के लास्ट में कुछ प्रकाशित यंत्र हैं, जिनमें 3 प्रकाशित यंत्र दिए गए हैं: आंख, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। यानी प्रकाश से संबंधित अपन इन घटनाओं का जिक्र करेंगे: परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकीर्णन, और लास्ट में 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं, जिनमें आंख है, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। इसके बाद में अपन अगले अध्याय तरंग प्रकाशिकी में भी प्रकाश की 3 घटनाएं दी गई है, जिनमें प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का ध्रुवण। तो अपने ऑप्टिक्स के अंदर ये टोटल 3 कंटेंट दिए गए हैं, जिनमें मैंने आपको किरण प्रकाशिकी में अपने कौन कौन से टॉपिक निर्धारित हैं वो सारे मैंने एक बार यहाँ पर लिख दिए हैं। तरंग प्रकाशिकी में 3 घटनाएं दी गई है। 13वां जो अध्याय है वो स्वयं प्रकाश की एक घटना है। तो अपन शुरुआत करते हैं प्रकाश जिसको अपन इंग्लिश में लाइट कहते हैं। प्रकाश खूब बार सुना होता है। क्या है प्रकाश? एक्चुअल में प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश जैसे अपनी आंखों के रेटिना पर आपतित होता है, तो रेटिना इसके प्रभाव में संवेदनशील होकर अपने जितनी भी प्रकृति में वस्तुएं हैं उन सबको दृश्य के रूप में बदलता है। यानी कहने का मतलब, प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वो सब इसी प्रकाश के परावर्तन की सहायता से हमें दिखाई देती है। यानी प्रकाश इन वस्तुओं पर आपतित होता है और उससे परावर्तित होकर के अपने सीधे आँख के रेटिना पर जाता है। तो कुल मिलाकर के प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और वो ऊर्जा आंखों के रेटिना को क्या करती है? संवेदनशील बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वस्तुएं नजर आती है। तो ये तो बात हुई प्रकाश की। अब अपन इसमें प्रकाश की जो घटनाएं हैं, जिसमें सबसे पहले जो घटना आपकी दी गई है प्रकाश का परावर्तन। तो
इस प्रकाश के परावर्तन की जो ये घटना है इसको अपन यहाँ पर विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या है प्रकाश का परावर्तन? Reflection of light. Light अपना टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। देखो अगर प्रकाश की बात करें, क्योंकि प्रकाश की जो घटना है उसके नेचर पर आधारित है। प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है, यानी प्रकाश ड्यूअल नेचर रखता है अपनी। ये कण और तरंग दोनों प्रकृति में विद्यमान होता है। तो इसकी कुछ घटनाएं जो कणीय प्रकृति से संबंधित है, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, और हायर क्लासेस में तो और भी पढ़ते हैं रमन प्रभाव। इसकी तरंग प्रकृति से संबंधित ये जितनी भी घटनाएं हैं, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी तरंग प्रकृति को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये तो तय है कि प्रकाश ड्यूअल नेचर रखता है, अपनी द्वैत प्रकृति रखता है। तो यहाँ पर अपन प्रकाश के परावर्तन को समझें। ये प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है ये ठीक वैसे ही है जैसे अपन दीवार पर गेंद को मारते हैं। यानी अपन दीवार पर जैसे गेंद को मारेंगे तो दीवार भी उस गेंद पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। सेम वैसा ही प्रकाश के परावर्तन में देखने को मिलता है। जैसे अपन एक डायग्राम की मदद से इसको क्लियर करते हैं। मेरे पास में एक परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ पर एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है। जाहिर सी बात है कि परावर्तक पृष्ठ दृढ़ है, तो आने वाली प्रकाश किरण को रिफ्लेक्ट करेगा, इस प्रकार से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब अगर इस सरफेस पर परावर्तक पृष्ठ पर अपन एक नॉर्मल खींचे, अभिलंब खींचे, तो इस अभिलंब के साथ में आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों किरणें कोण अंतरित करती है। इस कोण को अपन यहाँ पर आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाती है इसको अपन कहते हैं परावर्तन कोण R। यानी यहाँ पर अब परावर्तन की घटना के अंदर प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर इस प्रकार से इंसिडेंट हो रही है, आपतित हो रही है, और इससे टकराने के बाद भी इस प्रकार से परावर्तित हो रही है। यानी कुल मिलाकर के मान लीजिए कि यहाँ से अपन गेंद फेंक रहे हैं, दीवार से टकराने के बाद में इस प्रकार से जरूर जाती है। तो ठीक ऐसे प्रकाश के साथ तो यहाँ पर प्रकाश की किरण पृष्ठ पर आपतित होने के बाद में टकराने के पश्चात उसी माध्यम के अंदर इस प्रकार से परावर्तित होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब ये तो तय है कि जो किरण आपतित हो रही है वो माध्यम और किरण परावर्तित हो रही है, इन दोनों के माध्यम से है। इसका मतलब परावर्तन एक ही माध्यम की घटना होती है। तो यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये निकल के आ रही है कि जो प्रकाश का परावर्तन है वो केवल एक ही माध्यम की घटना में समाहित होता है। यानी एक ही माध्यम इसके अंदर अपन काम में लेते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश किरण आ रही है उसी माध्यम में वापस क्या हो रही है, परावर्तित हो रही है। तो प्रकाश की जो ये घटना है, इस घटना को अपन कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम में प्रकाश किरण आपतित हो रही है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में जा रही है, इसका मतलब इसको अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन हो रहा है।
जैसे अपन दर्पण के अंदर अपना चेहरा देखते हैं तो होता क्या है कि प्रकाश किरणें दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तित होने के बाद में अपने रेटिना तक पहुंचती है और उसके फलस्वरूप रेटिना पर जाकर के वो प्रतिबिंब का निर्माण करती है। इसका मतलब हमें परावर्तन के जरिए ही अपना प्रतिबिंब नजर आता है दर्पण में। इस परावर्तन की घटना से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य तो अपन ने ये पढ़ा कि परावर्तन में एक ही माध्यम उपयोग में लिया जाता है, यानी परावर्तन एक ही माध्यम की घटना है। यानी दूसरे माध्यम का इसमें कोई उपयोग नहीं होता। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रकाश का परावर्तन है, इस परावर्तन के दौरान आपतित किरण और परावर्तित किरण इन दोनों के वेग समान होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपतित किरण जिस वेग से परावर्तक पृष्ठ पर आ रही है उसी वेग से परावर्तित किरण चली जाती है। इसका मतलब परावर्तन की घटना में वेग नहीं बदलता, परावर्तन की घटना में प्रकाश का वेग नहीं बदलता, वेग अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पर अपरिवर्तित रहने का प्रमुख कारण यह है क्योंकि जो प्रकाश का जो वेग है ये वेग माध्यम पर निर्भर करता है। जब माध्यम ही नहीं बदला तो प्रकाश का वेग यहाँ पर नहीं बदलता है। प्रकाश का जो वेग है वो मान लीजिए निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, तो परावर्तित किरण का वेग भी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड ही बना रहेगा। तो अपन ने यहाँ पर दो बातें तो ये देखी कि एक ही माध्यम की घटना है, प्रकाश का वेग नहीं बदलता। इसके बाद में तीसरी जो प्रमुख बात वो ये है कि यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण इसकी तीव्रता बदल जाती है, यानी तीव्रता सेम नहीं रहती। यहाँ पर आपतित किरण जिस तीव्रता से मान लीजिए 100% तीव्रता से यहाँ पर आपतित हो रही है, तो परावर्तित किरण के अंदर तीव्रता 100% नहीं रह पाती, यानी लगभग यहाँ पर ये समझे कि 99% प्रकाश परावर्तित हो जाता है। अब 1% प्रकाश की तीव्रता को कहाँ चलेगी, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ होता है ये पूर्णतया दृढ़ संभव नहीं है, यानी इसको अपन आदर्श नहीं मान सकते। यानी परावर्तक पृष्ठ थोड़ा कमजोर होने के कारण 1% तीव्रता जो नीचे चली जाती है, यानी कुल मिलाकर के प्रकाश के परावर्तन की जो घटना है, परावर्तन की घटना में तीव्रता बदलती है, तीव्रता बदलती है। और ये तीव्रता परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है, यानी परावर्तक पृष्ठ अगर कमजोर है तो तीव्रता और भी एब्जॉर्ब हो सकती है। यानी कहने का मतलब परावर्तित प्रकाश की तीव्रता और भी कम हो सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि परावर्तन की घटना में तीव्रता बदलती है, परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीव्रता परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। अब दिमाग में प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक प्रकाश की किरण इस प्रकार से परावर्तक पृष्ठ पर इंसिडेंट हो रही है और इससे टकराने के बाद में यहाँ पर परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में लौट रही है जिस माध्यम में वो प्रकाश किरण आपतित हो रही है। इसका मतलब ये तो तय है कि प्रकाश का जो परावर्तन है वो केवल एक ही माध्यम की घटना है, यानी परावर्तन की घटना में एक ही माध्यम काम में लिया जाता है। तो
तो सबसे पहली बात तो यह है कि परावर्तन की जो घटना है उसमें माध्यम एक ही होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि माध्यम एक ही होने के कारण यहां पर आपतित किरण और परावर्तित किरण का वेग भी नहीं बदलता। यानी अगर अपन यूं समझे कि मान लीजिए यहाँ निर्वात माध्यम उपस्थित है और निर्वात में प्रकाश का वेग 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है, तो ये आपतित किरण अगर 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, तो परावर्तित किरण का वेग भी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। यानी परावर्तन की घटना में वेग अपरिवर्तित रहता है। वेग अपरिवर्तित रहता है। इसके बाद में अगर अपन तीव्रता की बात करें, तो यहां पर आपतित किरण अगर 100% तीव्रता के साथ में यहां पर परावर्तक पृष्ठ पर आ रही है, तो आपको परावर्तित प्रकाश में तीव्रता 100% नहीं मिलेगी। यानी कुछ तीव्रता परावर्तक पृष्ठ द्वारा भी एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यानी यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ आपका थोड़ा कमजोर है तो तीव्रता नीचे, यानी तीव्रता कम हो सकती है, तो तीव्रता बदलती है। तो तीव्रता किस पर निर्भर करेगी? यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तीव्रता परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। अगर परावर्तक पृष्ठ कमजोर है तो तीव्रता और भी कम हो सकती है। परावर्तक पृष्ठ दृढ़ है तो लगभग हमें उससे थोड़ी कम लेकिन लगभग उतनी ही तीव्रता हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर तीव्रता बदल सकती है। इसके बाद में अगर अपन बात करें आवर्ती की, तो यहाँ पर आपतित और परावर्तित किरण की जो आवर्ती है वो समान रहती है। तो परावर्तन की घटना में आवर्ती अपरिवर्तित रहती है, आवर्ती नहीं बदलती, आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। तो ये चार प्रमुख तथ्य अपन परावर्तन की घटना में पढ़ते हैं कि जो प्रकाश का परावर्तन है उसमें केवल अपन एक ही माध्यम उपयोग में लेते हैं। परावर्तन घटना में वेग नहीं बदलता, कारण क्योंकि प्रकाश का जो यहाँ पर माध्यम काम में ले रहे हैं अपन, वो केवल एक ही माध्यम काम में आ रहा है, इसलिए तो माध्यम जब तक नहीं बदलता तब तक प्रकाश का वेग अपरिवर्तित रहता है। फिर इसके बाद में अपन बात करें तीव्रता, तो तीव्रता बदल सकती है, वो निर्भर करेगी परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर। अगर आपका परावर्तक पृष्ठ आदर्श दृढ़ है तो उस स्थिति में तीव्रता अपरिवर्तित रहती है, बाकी कोई आदर्श परावर्तक पृष्ठ हो नहीं सकता, इसलिए तीव्रता परावर्तक पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करेगी। इसके बाद में जो चौथा कारक है इसका, वो है आवर्ती वाला फैक्टर। तो आवर्ती यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगी, यानी प्रति सेकंड जितने कंपन आपतित किरण के हैं उतने ही कंपन परावर्तित किरण में आपको मिल जाएंगे। फिर इसमें अपन बात करें परावर्तन के नियमों की, तो यहाँ पर परावर्तन के कुल 3 नियम निर्धारित किए गए हैं। तो परावर्तन के नियम, तो सबसे पहला नियम तो यही है कि ये जो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यानी जिस माध्यम में प्रकाश की किरण इंसिडेंट हो रही है वो उसी माध्यम में प्रकाश की किरण यहाँ पर परावर्तित हो रही है। इसका मतलब तल यहाँ पर एक ही काम में लिया गया है। तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि आपतित, परावर्तित एवं अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। स्थित होते हैं। इसके बाद में जो दूसरा रूल है वो ये है कि आपतित किरण या अभिलंब के साथ में एक कोण बना रही है। इस कोण को यहाँ पर नाम दिया गया है आपतन कोण। यहाँ पर जो कोण आई नजर आ रहा है उसको अपन यहाँ पर बोलेंगे आपतन कोण।
ऐसे ही यहाँ पर परावर्तित किरण भी इस अभिलंब के साथ में एक कोण बना रही है, जिसको अपन यहाँ पर कहेंगे परावर्तन कोण। तो ये जो आपतन कोण I और परावर्तन कोण R है, इन दोनों का जो मान है वो आपस में बराबर होता है। यानी क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का वेग नहीं बदलता, इसका मतलब ये कोण भी यहाँ पर नहीं बदलेगा। तो अपन यूं कह सकते हैं कि कोण I इक्वल टू कोण R, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के ही बराबर होता है। तो प्रकाश के परावर्तन की घटना में अपन ने जो महत्वपूर्ण बात देखी वो यही है कि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, ये कभी भी नहीं बदलते, क्योंकि यहाँ पर माध्यम एक ही काम में लिया जाता है। इस घटना का सबसे अच्छा एग्जाम्पल अपन देखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल है दर्पण। दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसके अलावा चांदी भी एक परावर्तक पृष्ठ की तरह काम में अपन लेते हैं, तो चांदी भी परावर्तन का एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर इसके बाद में अपन अगला जो टॉपिक है वो दर्पण से संबंधित पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं दर्पण, मिरर। देखो दर्पण दर्पण जिसको इंग्लिश में अपन कहते हैं मिरर। दर्पण अपन हमेशा काम में ले लेने वाली चीज है जो सबके घरों में मिल जाती है। अगर अपन बात करें दर्पण की, तो दर्पण की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो दर्पण एक कांच को अपन दर्पण नहीं कह सकते। यहाँ पर कांच की एक साइड यहाँ पर अपन रजतित की हुई देखते हैं। अगर आपने कांच को खोला होगा तो पीछे की जो साइड है उसकी, उस पर सिल्वर या निकल की पॉलिश की होती है। उस पॉलिश करने के बाद में ही उसको अपन कह सकते हैं कि वो दर्पण है। यानी सिंपल कोई कांच का टुकड़ा है तो उसको अपन दर्पण नहीं कह सकते। तो दर्पण एक ऐसी युक्ति है जिसकी एक साइड सिल्वर अथवा निकल की पॉलिश द्वारा रजतित किया होना चाहिए। तो जैसे मेरे पास में इस प्रकार की कोई एक समतल कांच की पट्टी है और इस कांच की पट्टी की एक साइड में यहाँ पर पॉलिश्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, दर्पण है। तो यहाँ पर दर्पण अपने अध्याय में दो प्रकार के दिए गए हैं। दो प्रकार देखो, यहाँ पर सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। फिर इसके बाद में अपन गोलीय दर्पणों की चर्चा करेंगे। यहाँ पर गोलीय दर्पणों के प्रकार भी दिए गए हैं। गोलीय दर्पण, स्फीरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर को फिर अगेन अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर
और कॉन्वेक्स मिरर। तो ये तो हुआ दर्पण का कैटेगराइजेशन, यानी दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण होता है, जिस इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। दूसरा जो गोली दर्पण है, स्फेरिकल मिरर। और गोली दर्पण भी आपके दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर और उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण का। तो देखो, समतल दर्पण के बारे में दो चार महत्वपूर्ण तथ्य आपके बुक में दिए गए हैं, तो केवल वो तथ्य ही आपको ध्यान में रखने होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन जिक्र करेंगे समतल दर्पण का। जैसे मेरे पास में एक समतल कांच की पट्टिका है। अब अगर इस समतल कांच की पट्टिका की दूसरी साइड सिल्वर या निकल से पॉलिश कर दें, इस प्रकार से बनी जो युक्ति है वो आपकी समतल दर्पण कहलाएगी। समतल दर्पण से जुड़ी हुई 5 बातें देखो कौन कौन सी यहाँ पर आपके चैप्टर में दी गई। सबसे पहली बात तो ये है कि इस समतल दर्पण के सामने अगर आपने 5 सेंटीमीटर दूरी पर आपने बिंब रखा है, यानी यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट इस प्रकार का है, पी साइज का, और ये इससे 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, तो मिरर इसका उतना ही दूर, यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर ही इसका यहाँ जाकर के प्रतिबिंब का निर्माण करेगा। कहने का मतलब बिंब जितना समतल दर्पण से आगे रखा हुआ है, उसका प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे बनता है। तो यहाँ पर समतल दर्पण के आगे रखा बिंब का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वह आगे रखा। दूसरी बात यह है कि समतल दर्पण में लैटरल इन्वर्जन, पार्श्विक परिवर्तन की घटना होती है। देखो, पार्श्विक परिवर्तन है क्या? एक्चुअल में आपके जो बिंब का एक उभरा हुआ भाग आपको नजर आ रहा है जो दाईं ओर है, और प्रतिबिंब में यहां पर वो भाग बाईं ओर नजर आ रहा है। इसका मतलब बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब में बायां बन जाता है। और प्रतिबिंब का बायां भाग, बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब में क्या बन जाएगा? दायां। तो यहां पर बिंब और प्रतिबिंब के जो उभरे हुए भाग हैं वो आपस में लेटरल इन्वर्जन हो जाते हैं, तो जिसको अपन हिंदी में कहते हैं पार्श्विक परिवर्तन। तो समतल दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन की घटना होती है। समतल दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन होता है। यानी बिंब का उभरा हुआ जो दायां भाग है वो प्रतिबिंब में आपको बाईं ओर नजर आ रहा है, और अगर यही उभरा हुआ भाग अगर बाईं ओर होता तो प्रतिबिंब में वो दाईं ओर नजर आता। इसको कहते हैं अपन पार्श्विक परिवर्तन, लेटरल इन्वर्जन। तीसरी जो बात समतल दर्पण से जुड़ी हुई है वो ये है कि यहाँ पर बिंब का जो आकार है वो प्रतिबिंब का जो आकार है वो दोनों बराबर होता है। यानी कहने का मतलब है कि समतल दर्पण का आवर्धन बराबर हो, आवर्धन इकाई होता है, सेम होता है। देखो ये कैसे? अगर आपके ऑब्जेक्ट का आकार और इमेज का आकार बराबर होता है तो अपन यूं कह सकते हैं कि यहाँ पर आवर्धन भी इसका कितना होगा? इकाई होगा। तो यहाँ पर समतल दर्पण का आवर्धन इकाई होता है। समतल दर्पण का आवर्धन इकाई होता है।
एक्चुअल में आवर्धन बिंब और प्रतिबिंब के आकार से संबंधित है, यानी प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार का जो अनुपात है उसी को अपन कहते हैं आवर्धन। और यहाँ पर दोनों के आकार क्या होते हैं, बराबर, इसलिए अपन कहते हैं कि यहाँ पर समतल दर्पण का आवर्धन इकाई होता है। इसके बाद में नंबर 4 ये है कि अगर आपका बिंब समतल दर्पण की ओर v वेग से चला आ रहा है तो उसका प्रतिबिंब दुगुने वेग से उस ओर आएगा जिस ओर से बिंब आ रहा है, यानी विपरीत दिशा से दुगुने वेग से लौटता है। यदि बिंब u वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब दुगुने वेग से यानी 2u वेग से विपरीत दिशा से चलकर आएगा। चलकर आए। और इसका जो लास्ट फैक्टर है, जो 5वां पॉइंट है, वो ये है कि जो समतल दर्पण है, इस समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, यानी इसकी फोकस दूरी हमेशा क्या होती है, अनंत होती है। तो ये बात याद रखने वाली बात है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इन्फिनिटी होती। तो यहाँ पर केवल आपके समतल दर्पण में ये 5 बातें लिखी हुई हैं किताब में, जो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि जितना बिंब समतल दर्पण से आगे रखा है, प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है। दूसरी बात यह है कि इसमें पार्श्विक परिवर्तन जैसी घटना होती है, यानी बिंब के उभरे हुए भाग प्रतिबिंब में विपरीत दिशा में प्राप्त होते हैं। फिर बात करें अपन समतल दर्पण आवर्धन की, तो आवर्धन इसका इकाई प्राप्त होता है। इकाई प्राप्त होने के पीछे कारण यह है कि बिंब का जितना आकार होता है, प्रतिबिंब भी उतने ही आकार का यहाँ पर बनता है। चौथी बात यह है कि बिंब अगर u वेग से दर्पण की ओर आ रहा है तो प्रतिबिंब दुगुने वेग से विपरीत दिशा से लौट करके आएगा। और अंत में अपन देख रहे हैं कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो अनंत होती है। तो ये 5 बातें इसमें दी गई हैं, वो बातें मैंने आपको बता दी। इसके बाद में अपन सबसे जो अपना मेन पॉइंट है वो है गोलीय दर्पण। तो यहाँ पर गोलीय दर्पण के बारे में अपन डिस्कस करेंगे।